एपिसोड 48 टू 50। माया जी के जाने के बाद वह अपनी सहेलियों से मिलने पार्क में चली गई। अपनी सहेलियों से मिलने के बाद वे एक दूसरे के बारे में पूछने लगीं। जब वे अपने दामादों या बहुओं के बारे में बात करने लगीं, तो सभी उत्साहित हो गए, क्योंकि उनके दामाद अच्छे थे और उनकी बहुएं भी बच्चों जैसी थीं। केवल माया जी चुप रही, और वह सूखी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अरे, माया जी, तुम्हारा दामाद अर्जुन हाल फिलहाल कैसा है? मैंने सुना है कि वह डिलीवरी कर रहा है। एक भड़कीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र की महिला ने अचानक बेरहमी से माया जी की पोल खोल दी, क्योंकि जब भी वे मिलते, तो वे माया जी के दामाद के बारे में जरूर बात करते। ये पहले से ही एक आम बात हो गई थी। ओह, माया जी, तुम्हारा दामाद इतना बुरा क्यों है? तुम अपनी बेटी को जल्द से जल्द उससे तलाक क्यों नहीं दिलवा देती? ऐसा नहीं चलेगा। अगर वे तलाक ले लेते हैं, तो अगर वह दोबारा शादी करती है, तो ये दूसरी शादी होगी। कोई भी उसे नहीं चाहेगा। उसके पास अतिरिक्त बोझ भी है। आजकल पुरुषों को अकेली माँ पसंद नहीं है। ये सच है। कौन दूसरे लोगों के बच्चों की परवरिश करना चाहेगा? महिलाओं की बातें कठोर थीं। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि वे उसकी बेटी के बारे में सोच रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे शायद उसकी बदकिस्मती का आनंद ले रही थीं। माया जी ने गुस्से में अपने दांत पीस ली। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को उस घटिया दामाद से तलाक लेने के लिए मजबूर करूंगी। ज्यादा से ज्यादा, मुझे अपनी बाकी जिंदगी उसकी देखभाल करनी होगी। सभी ने माया जी के चेहरे पर उदासी के भाव देखे, इसलिए उन्होंने इस बारे में बात करना बंद कर दिया और टॉपिक चेंज कर दिया, जब तक कि वे वित्त कंपनी तक नहीं पहुंच गए। दूसरी ओर, लाइव स्ट्रीम के कारण अर्जुन की घटना वायरल हो गई थी। हालांकि, एक पल में, इस घटना की रिपोर्ट करने वाले सभी मीडिया ने जल्द ही अपनी सामग्री हटा दी। यहां तक कि वीडियो भी गायब हो गए। यह एक चट्टान की तरह था, जो झील में गिर गई। ये फिर से अनसुना था। एक ब्यूटी सैलून के अंदर, रूबी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ स्पा उपचार की योजना बनाई। 10 मिनट पहले, उसकी दोस्त हेलेन, जो एक छोटा सफेद लबादा पहने, बालों को तौलिए से बांधे और चेहरे पर मास्क लगाए थी, उसके पास आए और बोली, लड़कियों, मुझे एक बहुत बड़ा टाइकून मिल गया है। कौन टाइकून? रूबी पीठ के बल लेटी हुई थी, मालिश सेवाओं का आनंद लेते हुए उसने बिना अपनी आंखें खोले ही पूछा। 300 मिलियन। इस आदमी ने हमारे शहर के प्राइम हार्वेस्ट ग्रुप को खरीदने के लिए 300 मिलियन खर्च किए। हेलेन ने कहा, उसकी आंखें ईर्ष्या और उत्साह से भरी हुई थीं। आप सभी लोग उस अमीर यंग मास्टर ओम कुमार को जानते हैं, है न? यह उसकी कंपनी है, जिसे इस टाइकून ने खरीदा है। 300 मिलियन और ओम के उल्लेख पर लड़कियां जल्दी से उठ बैठीं और हेलेन के फोन को देखने के लिए दौड़ पड़ीं। ये केवल एक छोटी क्लिप थी, और हेलेन ने इसे सोशल मीडिया साइट से बहुत कठिनाई से डाउनलोड किया था। वीडियो की गुणवत्ता धुंधली थी, और यह वाटरमार्क भी था। क्या ये टाइकून इतना शानदार नहीं है? ये प्राइम हार्वेस्ट ग्रुप का यंग मास्टर ओम था। वह कौन है? क्या तुम लोग उसे जानते हो? उसे हमसे मिलने के लिए बुलाओ। मुझे नहीं मालूम। वह परिचित नहीं लगता। लड़कियां फोन छीन रही थीं, उस आदमी के चेहरे को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रही थीं। 300 मिलियन, वह कितना अमीर होगा? जब रूबी ने वीडियो देखा, तो वह बुरी तरह से भौचक्की हो गई। उसे लगा कि वीडियो में बहुत परिचित लग रहा था। अर्जुन कपूर? नहीं, असंभव। वह आदमी इतना कंगाल था कि उसने देवेश से पैसे भी उधार लिए थे। रूबी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, और उस आदमी के बारे में बात करना जारी रखा, जिसने अभी अभी 300 मिलियन खर्च किए थे। वह एक पिता भी था। कितना मर्दाना। अर्जुन की ओर वापस। अनिका अर्जुन के आगे चल रहा था, और अहाना को अपनी बाहों में लिए हुए था, जबकि अर्जुन उसके पीछे चल रहा था। वे आवास क्षेत्र के द्वार तक चुपचाप चलते रहे। अचानक, अनिका रुक गया। अहाना पहले ही उसकी बाहों में सो चुकी थी। अनिका ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आज सुबह की घटना, धन्यवाद। आज सुबह? ओह, ब्लू मून क्लब में हुई घटना। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, अनिका, तुम मेरी पत्नी हो। अगर अगली बार कुछ भी होता है, तो तुम्हें मुझे पहले से बताना होगा। अनिका ने समझ में सिर हिलाया। जब वह अस्पताल से जागी, तो उसे पता था कि यह अर्जुन ही था, जिसने उसे बचाया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने ये कैसे किया।
उसने कल उससे पूछने की योजना बनाई थी, क्योंकि वह जानती थी कि रोमी और रे से निपटना आसान नहीं था। सिर्फ उसके पति की हैसियत के कारण वह शायद ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए अनिका ने सोचा कि किसी और ने उसकी मदद की होगी, या शायद उसकी मदद की होगी। क्या ये वह व्यक्ति हो सकता है जिसने उस समय विक्ट्री फार्मास्यूटिकल्स के साथ 1 मिलियन का अनुबंध हासिल करने में उसकी मदद की थी? आखिर वह कौन था? पूरी रात सन्नाटे में बीती। अगली सुबह अनिका काम पर चला गया। अर्जुन ने सामान पैक करने का नाटक किया। फिर वह अहाना को लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने घर से एक कदम बाहर ही रखा था कि उसकी सास ने फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से माया जी की हताश आवाज आई। अर्जुन, 10 मिनट में रिवरक्रॉस स्ट्रीट पर जल्दी आओ। इससे पहले कि वह कारण पूछ पाता, कॉल खत्म हो गई। वह कौन सी जरूरी बात थी जिसके कारण वह इतनी चिंतित लग रही थी? लेकिन अर्जुन को पहले से ही इसकी आदत थी। उसने अहाना को देखा और उसे कंपनी में भेजने का फैसला किया, रिया को कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने के लिए बुलाना। उसके बाद उसने जल्दी से ऑफिस से एक टैक्सी बुलाई और रिवरक्रॉस स्ट्रीट चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा समूह एक वित्त कंपनी के कसकर बंद दरवाजे के चारों ओर खड़ा था, और वे सूट पहने कुछ पुरुषों और महिलाओं के साथ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? तुम 5 मिनट देर से आए हो। क्या तुम में हिम्मत है? तुम तो बस अपनी सास का अनादर करने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन अभी पहुंचा ही था कि माया जी घमंड से उसके पास आए और उसे डांटने लगी। अर्जुन ने शर्म से मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, इतनी जल्दी क्या है? माया जी ने उसे घूर कर देखा। हमारे लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए यहीं रहो, विरोध प्रदर्शन का दिखावा करो। तुम्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है। फिर माया जी और कुछ अन्य मिडिल एज वर्ग के पुरुष और महिलाएं जोर जोर से चिल्लाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने चली गई। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। अर्जुन ने आसपास खड़े लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त की और स्थिति को थोड़ा समझा। यह एक वित्तीय निवेश कंपनी थी और बुजुर्ग लोगों के इस समूह ने यहाँ कुछ निवेश योजनाएं खरीदी थीं। उन्हें आज अपना रिटर्न मिलना था। हालांकि इमारत अब खाली थी, केवल कुछ निचले स्तर के कर्मचारी और एक प्रबंधक बचा था। चीजों को देखकर यह संभवतः एक अवैध धन उगाहने वाली योजना थी। यहीं से समस्या गंभीर हो गई। इस तरह की कंपनियां आमतौर पर अमीर मिडिल आयु वर्ग के लोगों को निशाना बनाती हैं और जब कोई मंदी आती है तो वे भाग जाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि माया जी इतनी चिंतित थी। अर्जुन को सिर में दर्द होने लगा। वह उनके पास गया और पूछा, माँ, आपने क्या खरीदा? आपने कितना निवेश किया? अगर यह केवल एक छोटी राशि थी तो अर्जुन बहुत चिंतित नहीं था। उसे बस डर था कि उसकी सास ने बहुत बड़ी राशि निवेश की है। चीख पुकार से माया जी की आवाज लगभग गायब हो गई थी। उसने अर्जुन को घूर कर देखा, लेकिन फिर भी उससे कहा, मैंने उस घर में निवेश किया है जिसमें तुम्हारे पिता और मैं रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह घर रिटायरमेंट के लिए अच्छा है और इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर हमने इस साल निवेश किया तो अगले साल हमारे पास 2 घर हो सकते हैं। क्या, माँ, आपने घर में निवेश किया है? अर्जुन चिल्लाया। उसे पता था कि इस बार यह सब खत्म हो चुका है। उसकी सास एक विश्वविद्यालय की रिटायर्ड टीचर थी, तो वह इतनी उलझन में कैसे हो सकती थी? जब माया जी ने अर्जुन की चीख सुनी तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उन्होंने उठकर उसके सिर पर मारा। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पहले से ही काफी शर्मनाक है? अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता, बेकार होने के कारण, क्या मुझे घर को निवेश के लिए रखना पड़ता? मैं बस भविष्य के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ। या क्या हमें अपने पिता और मेरी देखभाल के लिए आप जैसे कचरे पर निर्भर रहना चाहिए? माया जी ने डांटा तो उसे अंदर से घबराहट महसूस हुई। वह घर उसके पति के पास था। अगर कंपनी वाकई उसके पैसे लेकर भाग गई होती तो वे घर खो देती। वह चिंतित क्यों नहीं होती, खासकर ऐसे समय में जब अर्जुन के चेहरे पर अभी भी एक बेपरवाह भाव था जिसने उसे और भी क्रोधित कर दिया। तुम इस बारे में अनिका को मत बताना। बस यहीं रहो और चिल्लाओ। मैं अमन को बुला रही हूँ। उसके पास कोई समाधान होना चाहिए। माया जी ने अर्जुन को चेतावनी भरी नजर से देखा
और फिर अमन को फोन करने के लिए मुड़ी। हेलो अमन, मैं आपकी माया आंटी बोल रही हूँ। क्या तुम अभी फ्री हैं? क्या आप रिवर क्रॉस स्ट्रीट पर आ सकते हैं? हाँ, हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। माया जी के चापलूसी भरे लहजे ने अर्जुन को थोड़ा परेशान कर दिया। वह उसका दामाद था, लेकिन वह उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, जितना किसी बाहरी व्यक्ति के साथ करती थी। लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि, उसकी नज़र में, वह कचरा था। जब कॉल खत्म हुई, तो माया जी खुशी से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं और डांटते हुए कहा, तुम क्या हो, पत्थर का टुकड़ा? चिल्लाना शुरू करो। अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, और फिर बड़े लोगों के समूह की नकल करते हुए उन्मादी ढंग से चिल्लाया। अर्जुन के इतने मेहनत को देखकर माया जी को आखिरकार अच्छा लगा, लेकिन वह अभी भी उसे नीची नज़र से देखती रही और बुदबुदाते हुए बोली, बेकार का लड़का। उसके बाद माया जी अपने दोस्तों के पास गई और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैंने हमारे अमन को फोन कर दिया है और वह थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हारा मतलब अमन कुकरेजा से है? अरे वाह, वह वाकई बहुत अच्छा लड़का है। उसके परिवार का अपना बिजनेस है, इसलिए उसके बहुत अच्छे संबंध होंगे। मैंने सुना है कि वे सालाना करोड़ों कमाते हैं। माया जी, हमारी तरफ देखो, हम सब बूढ़े लोग हैं। जब अमन बाद में यहाँ आएगा, तो क्या तुम उसे हमारे लिए भी देखने के लिए कह सकती हो? माया जी की सहेलियां उसकी चापलूसी करने लगीं। इससे माया जी खुश हुई। ओह हाँ, अमन वाकई बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारी अनिका उससे शादी करना चाहती है या नहीं। आखिरकार, अभी भी वह बेकार अर्जुन है। माया जी ने हंसते हुए कहा। अपनी बेटी और अमन को उच्च पद पर बिठाने के लिए उसे अर्जुन को नीचा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। माया जी की नज़र में अमन एक अमीर दामाद था, उसका भावी खजाना। अर्जुन की तुलना उससे करना मिट्टी की तुलना सोने से करने जैसा था। तब तक माया जी के दोस्तों ने अर्जुन को देख लिया था। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, माया जी, क्या ये तुम्हारा दामाद है? वह बहुत ही साधारण और बहुत ही लापरवाह दिखता है, एक मूर्ख की तरह। तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, उससे शादी करने के लिए वह अंधी रही होगी। हाँ, ऐसा निकम्मा आदमी हम बड़ों के लिए कलंक है। शुक्र है कि मेरा दामाद ऐसा नहीं है। बुजुर्गों का समूह ठहाका लगाकर हंसने लगा। माया जी की पहले वाली शर्मीली मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह नाक भान सिकोड़कर बोली, वह घटिया कूड़ा मेरा दामाद नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं अपनी बेटी से उसे तलाक दिलवा दूंगी। अर्जुन ने समूह द्वारा उसके प्रति किए गए अपमानों को सुना था। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और ठंडेपन से मुस्कुरा सकता था। वह पहले से ही इस तरह के अपमानों का आदी था। उन्होंने उसे एक घटिया कचरा कहा, लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने अमन को भी मदद के लिए बुलाया था। अब अर्जुन वास्तव में देखना चाहता था कि अमन इस स्थिति में कैसे मदद कर सकता है। तभी एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार सड़क पर आती दिखी, जो बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। माया जी खुशी से चिल्लाए, अमन, आंटी यहाँ हैं। देखो, हमारा अमन यहाँ है। हम इसे अब हल कर सकते हैं। माया जी ने हमारा शब्द पर जोर दिया, मानो उसे डर हो कि दूसरों को पता न चल जाए। अर्जुन ने मुंह बनाया, उसे अंदर से थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी। भीड़ ने ध्वनि स्रोत की ओर देखा, तो एक सुंदर युवक महंगा सूट पहने हुए मर्सिडीज कार से बाहर आता दिखाई दिया। माया जी ऐसे भाव से गई जैसे वह अपने बेटे को देख रही हो और मुस्कुराए। अमन, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। क्या ये कोई परेशानी थी? अमन के बाहर आने के बाद उसने माया जी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आंटी माया जी, सब ठीक है। मैं आज बस खाली हूँ। यहाँ क्या स्थिति है? क्या कुछ बुरा हुआ है? इधर उधर देखने के बाद अमन ने अर्जुन को देखा, जो भीड़ में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। अमन के चेहरे पर तुरंत भाव गायब हो गए और उसने अर्जुन को घृणा से घूरा। वह कचरा यहाँ क्या कर रहा था? अमन, कुछ बुरा हुआ है। मेरे दोस्तों और मैंने इस कंपनी से एक वित्तीय योजना खरीदी है और उन्होंने कहा है कि वे आज ब्याज का भुगतान करेंगे। लेकिन जब हम आज सुबह यहाँ आए, तो बॉस गायब हो गया था। क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्या हो रहा है? माया जी ने बेचैनी से अपने हाथों को आपस में मिलाया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ सोचा हो। उसने पूछा, अमन, तुम एक कंपनी के मालिक हो, इसलिए तुम कुछ लोगों को जानते हो।
क्या तुम मुझे इस कंपनी के मालिक को खोजने और यह पता लगाने में मदद कर सकते हो कि क्या हो रहा है? स्थिति पर नजर डालने और माया जी की व्याख्या सुनने के बाद अमन को मोटे तौर पर समझ में आ गया। बुजुर्ग लोगों के इस समूह के साथ निश्चित रूप से धोखाधड़ी हुई है। उनकी मदद करना आसान नहीं होगा। हालांकि जब उसने माया जी की गंभीर निगाहों और अर्जुन के हाव भाव को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसना चाहता हो, तो अमन ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, आंटी माया जी, चिंता मत करो। मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। मैं बस इस कंपनी के बॉस से परिचित हूँ। मैं उससे पूछूंगा कि क्या चल रहा है। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। माया जी उत्साहित थी। उसने एक चमकदार मुस्कान पहनी और अमन की बांह को खींचा। आखिरकार अमन अभी भी सबसे अच्छी है। किसी घटिया कचरे से बेहतर। उसके दोस्त अब अमन की तारीफ कर रहे थे। उसकी क्षमताओं की तारीफ कर रहे थे। अमन का दिल खिल उठा था। वह मुस्कुराया और वित्तीय कंपनी के साइन बोर्ड को देखा, खुद पर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। वह जानता था कि आज उसका दिन चमकने का था। अपने भावी ससुर के साथ अपना पक्ष खोने के बाद, वह अब अपनी भावी सास से इसे वापस पा लेगा। अगर वह माया जी को अपने पक्ष में कर सकता था तो इसका मतलब था कि अनिका पहले से ही आंशिक रूप से उसका था। उसके बाद, उसने अपने पिता को फोन करने के लिए फोन निकालने से पहले अर्जुन की ओर एक घमंडी नजर डाली। पिताजी, क्या आपने नहीं बताया कि आप पहले भी फंड फाइनेंस कंपनी के बॉस के साथ खाना खा चुके हैं? मुझे कुछ काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। कॉल के बाद, अमन ने बड़े बड़े लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और इस बात का मजा लिया कि कैसे सभी की नजरें उस पर थीं। उसने अपना गला साफ किया और कहा, चिंता मत करो, सब लोग, मेरे पिताजी इस वित्त कंपनी के बॉस को जानते हैं। मैंने अपने पिताजी को पहले ही फोन कर दिया है। इसलिए मुझे यकीन है कि जवाब भी मिल जाएगा। सब लोग, कृपया ज्यादा चिंता न करें। बुजुर्ग लोगों की भीड़ ने अमन की तारीफ करना शुरू कर दिया। उस आदमी को लगा कि वह तैरने वाला है। अमन ने अपनी नज़र फाइनेंस कंपनी के उन कुछ कर्मचारियों पर घुमाई जो पीछे रह गए थे। मुझे उनसे बात करने दो। अंकल और आंटियां, कृपया मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। ये कहने के बाद अमन गर्व से कुछ कर्मचारियों के पास चला गया ताकि वह सर्वशक्तिमान दिख सके। हालांकि अचानक बगल से एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। माँ, ऐसा नहीं चलेगा। अमन ने तुम्हें धोखा दिया है। क्यों न मैं उसे फोन करूं? शायद इससे मदद मिल जाए। अर्जुन की आवाज धीमी थी। सबकी नजरें अमन पर थी, इसलिए अर्जुन की आवाज अब उसके कानों को खास तौर पर चुभने लगी। अमन स्टाफ सदस्यों के पास जाना चाहता था, लेकिन वह अचानक रुक गया और परेशान सा होकर एक तरफ मुड़ गया। अर्जुन माया जी को खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे किसी बात पर सलाह दे रहा है, लेकिन माया जी उसकी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं थी। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और डांटा, अर्जुन, चुप हो जाओ। क्या यहाँ तुम्हारे लिए बोलने की कोई जगह है? अगर अमन मदद नहीं कर सकता तो क्या तुम जैसा घटिया इंसान मदद कर सकता है? सिर्फ माया जी ही नहीं, अब हर कोई अर्जुन को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। तो ये था माया जी का बेकार दामाद। कितना बातूनी बदमाश, वह वाकई बेकार था। इस समय, अमन के अलावा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, यहाँ और कौन कह सकता था कि वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? ये स्थिति देखकर अमन अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए अर्जुन के पास गया। क्यों? क्या तुम परेशान हो? तुम अपने आप को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते? क्या तुम इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हो?